लेट्स से मैंने कोई FYP बनाया और मैंने उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो मुझे क्या ऐसी क्वालिटीज़ अपने FYP या फिर प्रोजेक्ट में लानी चाहिए कि नेशनली मुझे सपोर्ट मिले? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है 7 सेमेस्टर में स्टार्ट, बिल्कुल यहाँ ऐसे 6 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और हमने बस एक रफ सा आइडिया बनाया और हम पहुंच गए सुपरवाइजर के पास। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी ऐप बना दी, लेकिन चले हमने उर्दू में भी बना दी, मगर आपके फार्मर को पढ़ने ही नहीं आता उर्दू, तो वो कैसे यूज करेगा? उनके पास स्मार्टफोन है नहीं? एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत ज्यादा एक तरह से एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। बिल्कुल। इसको हम चैलेंज को किस तरह से केटर करें। अब सैटरडे को हमारी इलेक्टिव की क्लास सही। और वो होती भी 3 घंटे की है। अब हमने कहा उसी बीच में हमारा आधे घंटे का पिचिंग का स्लॉट है, किस तरह मैनेज करें, क्या करें। अब क्लास भी नहीं मिस कर सकते आप। हाँ, सही है, और अब आपको ये सारा काम भी करना है। 2-3 हफ्ते बाद आ गए उसके रिजल्ट्स। हम थे प्रोविंशियल विनर। हम अच्छा। हाँ, ऑल ओवर सिंध हम टॉप 5 आइडियाज में सेलेक्ट हुए। ये तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमने कहा भाई दिस इज लाइक ह्यूज, मेकिंग प्रोग्रेस। और मतलब अभी तो हमारा FYP खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तो आधा रहता है और हम अभी तक लाइक हम तब से हमारी मोटिवेशन और इसके ऊपर लाइक जो सिर्फ इनिशियली एक प्रोजेक्ट होना था, अब वो हो रहा था नहीं यार, दिस हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, इट इज़ टेकिंग अस अ लॉट ऑफ प्लेसेस। फिर उसके बाद एक दिन था रिहर्सल डे। उस दिन हम प्रेसिडेंट हाउस गए, वहाँ पे जाके हमने अपना सारा सामान जमा करवाया। एक हमें लैपटॉप, क्योंकि हम अपने साथ ऑन डे कुछ कैरी नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अभी FYP हम लोग भी कर रहे हैं, तो आप क्या हमें सजेस्ट करेंगी इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट अवर FYP इनटू अ स्टार्टअप आइडिया? तो क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए इनिशियल फेज में या फिर ड्यूरिंग दी FYP या फिर आफ्टर दी FYP? मोस्ट पीपल जस्ट सबमिट देयर FYP एंड फॉरगेट इट। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट हैं अनमोल जहरा, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, उन्होंने अपना FYP सबमिट ही नहीं किया बल्कि उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए, उसको एक स्टार्टअप में कन्वर्ट किया। तो आपकी स्टोरी आपसे ही सुनते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा तारुफ बता दें, आप फास्ट में कैसे आई, आपने स्टडीज़ पहले कैसे की, आप थोड़ा सा तारुफ बता दें। अच्छा, तो बेसिकली मैं हूँ फास्ट 2020 की ग्रेजुएट। लाइक स्टार्ट हुआ था 2020 में। 2024 के अंदर जो फास्ट का फर्स्ट बैच है AI का, कराची कैंपस का, मैं उसकी ग्रेजुएट हूँ। अब ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हुई कि बैक इन 2019 जब मैं अपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस फिल कर रही थी, उस वक्त मैं ढूंढ रही थी कि क्या करना है। तो पहले ये प्लान था कि ठीक है कहीं बाहर से बैचलर्स करते हैं, लेकिन वो था कोविड ईयर। सारी एप्लीकेशन, सारे प्लान्स उसमें पानी फिर गया क्योंकि कोविड आ गया। सही। तो उसके बाद ये था कि मुझे या तो AI करना था या एस्ट्रोफिजिक्स करना था। और उस वक्त AI का बूम नहीं था, किसी को पता नहीं था AI क्या है। लाइक 2019 में। ओके। तो उस वक्त जो था एस्ट्रोफिजिक्स था या AI था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, जो मुझे करना था। अब एस्ट्रोफिजिक्स की उस वक्त पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं था, लाइक कोई यूनिवर्सिटी उसको एज अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहा था। और उस वक्त AI सिर्फ इस्लामाबाद वाले फास्ट में ऑफर हो रहा था। तो मैंने अप्लाई वहाँ किया था, इस्लामाबाद फास्ट में। और लकीली उसी ईयर से उन्होंने कराची में भी वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो जब वो कराची में स्टार्ट हुआ तो मेरे पास ईमेल आई थी कि डू यू वांट टू स्विच बिकॉज आप लोकेटेड कराची में हो। तो मैंने फौरन स्विच किया। दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू फास्ट एंड स्टार्टेड माय AI जर्नी। ओके। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ, लेकिन उस वक्त तक पता नहीं था कि कि एकदम से जब मैं ग्रेजुएट होंगी तो वो इतना ज़्यादा उस वक्त बूमिंग फील्ड होगी, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में जैसे तो लोग अगर बताओ भी कि क्या पढ़ रही हो, AI कर रही हूँ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। या कुछ बहुत ही रैंडम सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है। और लेकिन फिर जब बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड, अब सबका AI मतलब या तो चैट GPT उनके लिए AI है या इमेज वीडियो जनरेशन उनके लिए AI है, बट समवेयर दे नो व्हाट AI इज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से तो ये मेरे फेवर में रहा कि जब मैं ग्रेजुएट हुई तो सबको पता था कि क्या। उस वक्त जब AI स्टार्ट हुआ था और लोग कम थे, तो कितने बच्चे थे बैच में, क्या था हमारे जो, क्योंकि हम फर्स्ट बैच है कराची में, तो वी वर 50 जब स्टार्ट हुआ। 50 और ग्रेजुएशन के टाइम तक अराउंड 36-37। अच्छा, वो निकलते जाते हैं। हाँ, फास्ट की लाइफ कितनी टफ है। लोग कम होते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। सो आपका जो FYP था वो आपने आइडिया किस तरह आपने जनरेट किया, क्या था आपका आइडिया? अच्छा, ये है लाइक वी हैव गिवन इट अ नेम, इट्स एग्रोटेक विजन। ओके। अब ये स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि मी एंड माय फ्रेंड्स, हम लोग का जो फ्रेंड्स ग्रुप, मतलब हमने फ्रेंड्स में ही FYP किया, तो इसलिए वो जर्नी ऐसा नहीं है कि मेरी अकेले की है, इट्स लाइक अ फ्रेंड्स ग्रुप जर्नी। ओके।
तो हमारा एक ग्रुप में ऐसी आइडिया आया था कि हम कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेंगे। पहले तो एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था जिसमें हमने करना था, हमने 2-3 आइडियाज शॉर्टलिस्ट किए थे कि हम कोई इसमें से कोई एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट बना लेंगे। अच्छा, सेमेस्टर प्रोजेक्ट इतना एक्सटेंसिव होता नहीं है, वो नॉर्मली आप एंड ऑफ सेमेस्टर बैठ के काम करते हैं और तैयार हो जाता है। लेकिन उस वक्त वो आइडिया जो था ना, जो हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर थी उस वक्त, उन्होंने बोला कि नहीं, ये अभी आपके लिए डेटा सेट मुश्किल हो जाएगा, ये आप लोग अभी सेमेस्टर लेवल पे कैसे करेंगे। तो फिर हमारा वो उस वक्त आइडिया चेंज हो गया था, बट समवेयर वो एग्रीकल्चर का एक आइडिया दिमाग में था जो हमने करना था। लेकिन एग्रीकल्चर ही क्यों, मतलब एज ज़्यादा ऑफ नहीं लग रहा है एग्रीकल्चर? ऑफ तो लग रहा है, बहुत बोरिंग है। अगर आप देखें ना तो इट्स एग्रीकल्चर एक बहुत ही बोरिंग किस्म की फील्ड है व्हेन यू कम, बिकॉज एआई फैशन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, एआई स्किन केयर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, हेल्थ इंडस्ट्री के साथ हो सकता है, एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ हो सकता है, और उसमें से सबसे ड्राई है वो है एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा ड्राई है। लेकिन एग्रीकल्चर में ये है कि स्कोप बहुत है। मतलब आप पाकिस्तान के हिसाब से देखो तो आपकी इकनॉमी पूरी एग्री इकनॉमी है, ठीक है, तो आपके पास स्कोप ऑफ वर्क पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में बहुत है। इंटरनेशनली देखो तो एग्रीकल्चर एक बहुत वाइडली रिकग्नाइज्ड डोमेन है, ठीक है। जैसे ग्रांट्स आते हैं एग्रीकल्चर पे, क्लाइमेट चेंज पे अलग से ग्रांट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर दीज फील्ड्स, तो उस हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ स्केल बहुत ज़्यादा था। तो हमने कहा चलो लेट्स ट्राई इट। कि आपको मतलब इंटरेस्ट था टुवर्ड्स एग्रीकल्चर और समथिंग? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि एआई किस तरह से इंटीग्रेट हो रहा है और कंप्यूटर विजन में मेरा इंटरेस्ट था, और कंप्यूटर विजन बहुत इन डेप्थ इंटीग्रेट हो पा रहा था विद एग्रीकल्चर उस वक्त, जो हमारा अभी जिसमें मैं बात करूँगी कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। तो उसमें ये था कि जैसे अगर आप और भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी और एप्लीकेशन के अंदर आप एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी और फील्ड में, लेकिन उसमें ये है कि वो फिर नॉर्मली वो स्केल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको रियल लाइफ को स्केलिंग करनी है तो इट विल नॉट बी दैट ईजी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैशन इंडस्ट्री है, वो ऑलरेडी इतना आगे है कि वो चाहेंगे नहीं कि आप आके उसके अंदर जो है लाइक देयर वुड बी अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पीपल हु वुड बी अकोमोडेटिंग कि हाँ ठीक है आप आए हमारे पास ये वाली एआई वाली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें। लेकिन एग्रीकल्चर में एक अलार्मिंग प्रॉब्लम है हमारा, जिस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, क्योंकि सैलाब आ गया, ठीक है, या आपके जो है कोविड के अंदर इतना टाइम आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद रही, तो उसके अंदर आपका जितना ये रॉ मटेरियल वगैरह था तो वो ज़ाया हो गया या वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाया। उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा जो आपकी वो थी ना ग्रोथ ऑफ एनी क्रॉप, वो बहुत डिक्लाइन कर रही थी, प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा था, जिसकी वजह से इट वाज हमें उस वक्त हमें ये हुआ कि ये एक बहुत अलार्मिंग प्रॉब्लम है और इसका रियल लाइफ यूज केस बहुत अच्छा बनता है। सही। दिस इज व्हाई वी सेलेक्टेड एग्रीकल्चर। सो बेसिक ओवरव्यू दीजिए आपके, बेसिकली आपका जो मॉडल है वो क्या करता है? अच्छा, तो बेसिकली करता ये है कि पहले मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करूँ की। तो उसमें क्या हुआ कि हम फ्रेंड्स जो थे हम लोग गए सुपरवाइज़र के पास। अच्छा, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है 7th सेमेस्टर में स्टार्ट, यहाँ 6th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और हमने बस एक रफ सा आइडिया बनाया और हम पहुँच गए सुपरवाइजर के पास। ओके, 6th सेमेस्टर में आइडिया आ गया कि हमें यही एग्जैक्टली मतलब उस वक्त एक क्लियर आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको जाहिर इनफैक्ट FYP जब आप कर भी रहे होते हैं ना, तब भी जो आप इनिशियल आइडिया लेके चले होते हैं उससे बहुत ज़्यादा डेरिवेट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सुपरवाइजर के पास गए। अच्छा, डॉक्टर फर्रुख इज़ वन ऑफ द फेमस सुपरवाइजर्स फॉर एआई, बिल्कुल ठीक है। तो मैं उनके पास 6th सेमेस्टर के ही मिड में पहुंच गई कि सर आई वांट टू डू FYP विद यू। हमने पूरा, अच्छा उस वक्त हमारा हम 2 पार्टनर्स कंफर्म थे, उस वक्त तक 3rd मेंबर हमारा FYP ग्रुप का कंफर्म भी नहीं था, लेकिन हम सुपरवाइजर के पास पहुंच गए कि हमें आपके साथ काम करना है। सही। तो खैर पहले उन्होंने हमें बोला ठीक है वी लुक इनटू दिस, और आइडिया रिफाइन करो और ब्रेनस्टॉर्म करो। हमने और थोड़ी सी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म की, हमने अपने नोट्स बनाए, रिसर्च की। अच्छा, एग्रीकल्चर के अलावा भी 2-3 आइडियाज़ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जब हम रिसर्च कर रहे थे ना तो हमारे पास डिटेल्स और ज़्यादा एरिया ऑफ वर्क हमें एग्रीकल्चर में नज़र आ रहा था। तो दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली सेलेक्टेड इट। उसके बाद जब सुपरवाइजर ने कहा कि ओके, हमें उनकी तरफ से थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिलने लगा, फिर हमने अपना 3rd पार्टनर कंफर्म किया। सही। हमारा ग्रुप कंफर्म हो गया, अब सुपरवाइजर कंफर्म हो गया। अब 6th सेमेस्टर चल रहा है, 6th सेमेस्टर में ईद की छुट्टियाँ आई। ओके, हाँ बिल्कुल। ईद की छुट्टियों के अंदर उसके बाद फाइनल एग्जाम्स भी रहते हैं 6th सेमेस्टर। ईद की छुट्टियों में बैठ के हम प्रपोजल पे काम कर रहे हैं FYP के 6th सेमेस्टर के, बिकॉज ज़ाहिर सुपरवाइजर अलाइन हो गए, हमारी टीम अलाइन हो गई। फिर इसी तरह सर फर्रुख के साथ एक मास्टर्स के स्टूडेंट थे, ओके ठीक है, जो मास्टर्स के स्टूडेंट थे उनका थीसिस वाज एग्रीकल्चर, तो उन्होंने हमारे साथ वो अटैच हो गए।
तो अब हमारा एक टीम बन गई 5 लोगों की, जिसमें एक मास्टर्स के हैं जो थीसिस कर रहे हैं, 3 हम लोग FYP के हैं, एक डॉक्टर फेलो के हैं। तो इस तरह से हमारा एक तरह से ग्रुप बन गया और अब जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब कमिंग टू व्हाट एग्रोटेक विजन डज। ठीक है, एग्रोटेक विजन के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। लाइक इनिशियली इट स्टार्टेड विद अ सिंपल कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम कि आप जाएं अपनी फील्ड में, आप क्रॉप की पिक्चर लें एंड थ्रू दैट पिक्चर इट्स गोइंग टू टेल यू कि भाई वेदर इट इज़ हेल्दी और अनहेल्दी। ठीक है, वेदर और नॉट इसके अंदर पेस्ट लगने के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो फार्मर है वो पेस्ट का सिर्फ लाइक ख़राब होने का सिर्फ तभी देख सकते हैं जब वो अपने आंखों से देखे कि इसके अंदर कीड़ा लग रहा है या ये डिकलरेट हो रही है, या उस हिसाब से उसको पता चलेगा। लेकिन थ्रू AI एल्गोरिथम्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स जो आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि देयर इज़ अ चांस कि इसमें पेस्ट अटैक हो, पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाए, या देयर इज़ अ चांस कि ये अब ख़राब होना शुरू हो जाए, या इसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, लाइक यू नो इसके सॉइल के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमने IoT सेंसर्स का इस्तेमाल किया। तो फील्ड के अंदर IoT सेंसर्स डिप्लॉय हुए हैं जिससे आपका जो है सॉइल मॉइस्चर लेवल, सॉइल ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, हाँ ये बेसिकली IoT सेंसर्स हैं। वो सारे पैरामीटर्स आपके देख रहे हैं, बेसिकली इसका सारा डेटा आपके पास आ रहा होता है। तो हम उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। हर क्रॉप की ऑप्टिमल वैल्यूज़ होती हैं कि भाई इतने सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए फॉर बेस्ट ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो आपके पास ऑप्टिमल वैल्यूज़ पहले से ही मौजूद हैं। जितनी हमने इमेजेस कलेक्ट किए हैं उसके बाद हमारे पास आपका सारा विजुअल डेटा भी आपकी फील्ड का है। तो जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ टेलर्ड टू योर ओन फार्म, टू योर ओन फील्ड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी इमेज डायग्नोस्टिक्स के थ्रू वी आर टेलिंग वेदर योर क्रॉप इज़ हेल्दी और अनहेल्दी एंड व्हाट डज इट नीड। आपके सॉइल को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अंदर हमारे पास IoT सेंसर्स वाला मॉड्यूल है। ठीक है, फिर इसी तरह से सॉइल एनालिसिस की एक रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं थ्रू जनरेटिव AI कि क्या क्या आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर यील्ड। तो ये 2 चीज़ें जिसको हम टारगेट करते हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और क्वांटिटी भी बढ़े। सही, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मोर रेवेन्यू, और क्वालिटी इंप्रूव होगी तो हर क्रॉप की जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करती है। सही, ठीक है, तो एक ये मॉड्यूल था। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें पता ये चला कि अगर हम उर्दू में भी ऐप बना दें अपनी, तो फार्मर्स आर नॉट लिटरेट। मैं यही पूछना ठीक है, जब आप जाएंगे, क्योंकि आपने ठीक है FYP के लेवल तक या उसको प्रोटोटाइप बनाने तक, ठीक है कि जूरी को इम्प्रेस करने के लिए तो आप बना देंगे आप, वो तो नो बिग डील। लेकिन अगर आपने इसको एक्चुअल जाके किसी को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बहुत रियलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी ऐप बना दी, लेकिन चले आपने उर्दू में भी बना दी, मगर आपके फार्मर को पढ़ना ही नहीं आता उर्दू, तो वो कैसे यूज़ करेगा? उनके पास स्मार्टफोन है नहीं। एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक तरह से एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि इसको हम चैलेंज को किस तरह से केटर करें। फिर हमने कहा चलो हम एक चैटबॉट बनाते हैं, क्योंकि अब जैसे वॉइस मैसेज सिस्टम है, मोर और लेस वॉइस मैसेजेस सबको ही भेजने आते हैं अब। ठीक है, तो आप सिंधी के अंदर ही अपने वॉइस मैसेज के थ्रू ऑडियो में बोलें, जो भी हमने पहले सिंधी में बनाया था, फिर बाद में हमने उसको अदर लैंग्वेजेस में स्केल किया। आप सिंधी में अपनी क्वेरी बोलें और वो रियल टाइम में ही सिंधी में ही आपको एज अ वॉइस मैसेज ही ऑडियो आउटपुट देगा। ठीक है, अब उसके पास आपका सारा डेटा तो है, तो जैसे रैग बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं, ये एक उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसमें क्या होगा, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड ही आंसर्स मिलेंगे। कोई जनरल क्वेरी है तो उसका भी आंसर मिलेगा इन योर ओन लैंग्वेज। तो रीडिंग अगर नहीं आती, आपको बोलना तो सबको ही आता है, रीड करना नहीं भी आता तो सिर्फ बटन दबा के बोलना है। तो एटलीस्ट एक तरह से एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो गया वहाँ पे। फिर हमने एक और मॉड्यूल था जो अभी तक लाइक वो सिर्फ R&D की हद तक ही रहा, विच वॉज बेसिकली वर्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन। वो हमने AR/VR का मॉड्यूल बनाया था। उसमें क्या था कि आप अपनी फील्ड के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई फर्टिलाइजर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई भी इस तरह का कोई फैक्टर चेंज करके देखना चाह रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स होंगे। एक्चुअल फील्ड पे करेंगे तो मतलब वो तो आपकी ज़ाया हो सकती है ना फसल, लेकिन अगर आपने वर्चुअली एक्सपेरिमेंट कर लिया, पहले ही रिजल्ट्स देख लिए, तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। बिल्कुल। लेकिन इसको हमने सिर्फ R&D की, क्योंकि एक तो AR/VR इज़ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, और फिर इसके अंदर जितनी मतलब FYP में ऑलरेडी हम इतने मॉड्यूल्स कर चुके थे कि अगर हम इस पर भी फोकस करते इसके लिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता। तो ये हमने सिर्फ एक R&D और इसका बिल्कुल MVP टाइप प्रोटोटाइप बना के प्रेजेंट तो कर दिया था, लेकिन इस चीज़ को हमने कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट मे बी वी माइट इम्प्लीमेंट इट इन द कमिंग डेज, इस तरह से। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन है, अगर उनके पास स्मार्टफोन ही ना हो फार्मर्स के पास, और दूसरी चीज़ लेट्स से आपने ये बना लिया, पूरा फाइनल हो गया,
लेकिन आपके जो मेन कस्टमर्स हैं वो फार्मर्स हैं, वो अफोर्ड ही ना कर सके तो? एग्जैक्टली यही चैलेंज था जब हम इनिशियली जब हम आए इन दिस लाइक जब हमने उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट किया कि इट इज़ वेरी लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इवन अ स्मार्टफोन अगर आप बेसिक वाला भी जाएंगे जिसमें एक सिंपल सा कैमरा हो और एक ऑडियो वीडियो मैसेज वाला ऑप्शन हो, वो भी एक एक्सपेंसिव उसमें आता है, टूल में आता है। तो एक तो ये चीज़ कि जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर आपकी गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट, क्योंकि हमने जितने लोगों से जितने स्टेक होल्डर्स थे हमने कनेक्ट किया, उन्होंने ये बोला कि जैसे गवर्नमेंट के साथ अगर आप इस चीज़ को स्केल करना चाहें ना, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वो इंस्टॉल भी करवा के देगी आपका सिस्टम सारे फार्म्स में, और इस चीज़ को फार्मर्स को कोई अलाउंस भी इस चीज़ का मिलेगा टू इंटीग्रेट या टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर उनका भी बेनिफिट हो रहा है, ओवरऑल आपकी गवर्नमेंट का भी ना। अगर आपके इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं, आप खुद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो ओवरऑल तो फ़ायदा सबका ही होगा। तो एक तो ये अप्रोच है, और दूसरी अभी जो हमने फॉर स्टार्ट लिया था वो था हम कॉर्पोरेट फार्म्स की तरफ गए थे। वो फार्म्स जो अब जैसे कॉर्पोरेट फार्म्स जो है ना, जो कंपनीज जिनको चला रही हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फंड्स एंड स्पेशली इनोवेशन के या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के, दे हैव सेपरेट बजट्स फॉर इट, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आता। लेकिन जो हमारा मेन पर्पस था वो था उन आम किसानों के लिए जो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नॉर्मल डे टू डे लिविंग को एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। लेकिन अभी हम उसको अभी भी, बिकॉज इट्स जस्ट 1 year सिंस वी बिकम अ स्टार्टअप, तो अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, स्टिल अंडर वर्क, कि ऐसा क्या मैकेनिज्म हो कि हम उनके लिए कम से कम, लाइक सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि जो ग्रांट्स मिलते हैं आपको, उन ग्रांट्स की बेसिस पे आप ऐसा कोई मैकेनिज्म सेट कर लें कि उनको एक बहुत ही मिनिमल कॉस्टिंग पे ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल। और इसके लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ग्रांट्स अवेलेबल होते हैं। आप लोग को कहीं नेशनल लेवल पे कुछ मिला, सपोर्ट मिला, या फिर इस तरह का कुछ? सपोर्ट इस तरह से मिला कि हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं कि वो आपको एक एक तो आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से कनेक्ट करते हैं, वो आपको एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाएँ गवर्नमेंट लेवल पे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिनसे आप खुद पर्सनली नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। तो एक तो आपको वो मिलता है। उसके अलावा यू गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेंटोरिंग प्रोग्राम्स, जहाँ पे आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हो जो आपको इतना सही एडवाइस दे देते हैं जो आपको उस वक्त फॉर योर स्टार्टअप चाहिए होती है। तो नेशनल लेवल पर हमें इस तरह से सपोर्ट मिली कि हम इंक्यूबेट हो गए। फिर उसके बाद बहुत सारे ग्रांट एंड फंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर आप नेशनली अप्लाई करते हो एंड यू गेट सम फंडिंग एंड ग्रांट्स फॉर इट। तो उस हिसाब से हमें कुछ ग्रांट्स भी मिले। तो उस हिसाब से नेशनली इट हैज़ बिन वेरी फ्रूटफुल सो फार। लेकिन अभी 1 ही साल की जर्नी रही है, तो अभी बहुत कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन स्लोली वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। लेट्स से मैंने कोई FYP बनाया और मैंने उसको उसमें स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो मुझे क्या ऐसी क्वालिटीज़ अपने FYP या फिर प्रोजेक्ट में लानी चाहिए कि नेशनली मुझे सपोर्ट मिले? या तो नेशनल फ़ायदा होना चाहिए कुछ, या फिर अगर मेरा खुद का फ़ायदा है, लेट्स से ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कि मैं कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और नेशनली कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा नेशनली कुछ? मिल सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए होता है कि एक तो आपका आइडिया जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका रियल यूज़ केस हो या उसकी कहीं नीड हो, ठीक है। मतलब आप कोई ऐसी प्रॉब्लम पे काम करो जिसके पेन पॉइंट्स हों, ठीक है। आपने एक प्रॉब्लम उठाई, उसके ऊपर आपने एक बहुत अच्छा आइडिया बना लिया, उस पर आपने स्टेप्स में काम करना शुरू किया। लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप जितने कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, डिफरेंट पिचेस होती हैं, उसमें अप्लाई करें। मतलब हमने जब हम एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट थे तो हमने कोई 15-20 जगहों पे जाके तो पिच किया है अपना आइडिया, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल कंपटीशन हो, चाहे वो कोई एक्चुअल नेशनल लेवल कंपटीशन हो। हमने जैसे IBA में एक हैक फेस्ट हुआ था GDSC का, उसमें जाके हमने पिच किया। वो शार्क टैंक का उन्होंने एक मॉड्यूल टाइप रखा था, उसमें हमने पिच किया, उसमें भी हम 2nd पोजीशन पे आए थे। या हमने इसी तरह से एक एक्सपो सेंटर में एक IEEE करके एक एग्जीबिशन हुई थी इनोवेशन की, उसके अंदर भी हम विनर्स थे इन दिस AI वाले डोमेन। तो इस तरह कॉम्पिटिशन्स वाले में क्योंकि पिचिंग करनी आना चाहिए आपको। कुछ लोगों के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं बट एग्जीक्यूटेड भी बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको उस चीज़ को कम्युनिकेट करना नहीं आता, ठीक है। ये मेन चीज़ है। और हमने जिस चीज़ में स्ट्रगल किया है, क्योंकि हम थे टेक्निकली वी वर एन अमेजिंग ग्रुप, ठीक है। डॉक्टर फरूक हों या अनस एंड हमजा व्हिच आर माय ग्रुप मेट्स, या शरोज भाई जो हमारे मास्टर्स वाले थे, हम सब टेक्निकली वी वर वेरी साउंड।
कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए टेक्नोलॉजी वाइज कि भाई ये मॉडल की एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ रहा है या इसके अंदर 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेशन का इशू आ रहा है, वी विल ओवरकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब आप बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स पे आओ ना, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, डिफरेंट फील्ड। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हमने अब मैंने आपको बता रही हूँ ना कि हमने 6 सेमेस्टर के एंड में ही प्रपोजल बना लिया था, 7 सेमेस्टर शुरू ही नहीं हुआ, NIC कराची का एक कोहॉर्ट आया और हमने अप्लाई कर दिया टू पिच। अभी FIP शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ आइडिएशन फेज तक पहुंचा है, अभी हमें खुद नहीं पता कि FIP हम करेंगे क्या, और हमने अप्लाई कर दिया और हम शॉर्टलिस्ट भी हो गए टू पिच। अब हम हार्डली कुछ भी नहीं है, और अभी आइडिएशन जिसको बोलते हैं, जो बिल्कुल पहला फेज होता है, आइडिएशन में भी हमें 1 महीना हुआ है आइडिया को। वहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाना था? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं दिखाना था, आपको बस पिच करना है कि वो उनको पसंद आए तो वो इंक्यूबेट कर लें ताकि आपको पूरा आपका इंक्यूबेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब हमें खुद नहीं पता अभी कि हमने आगे क्या क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ आइडिया लिया है और हम सेलेक्ट भी हो गए पिच करने के लिए। अब उसके अंदर हम पिच करने, पहली पिच थी एग्रोटेक विजन के हवाले से, हम गए, हमने पिच किया। अब उन्होंने हमारे अच्छा टेक वाला सुन के उनको कोई क्वेश्चन नहीं था टेक वाइज कि नहीं इनको सब पता है, सारे टेक बैकग्राउंड के लोग हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा अच्छा आपका बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है। अब ये लफ्ज़ मैंने उस वक्त पहली दफ़ा सुना और मैं अपने सारे पार्टनर्स को देख रही हूँ कि ये क्या होता है, क्योंकि हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं, मतलब हमने तो उस वक्त सोचा भी नहीं था कि हम इसको बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम उस वक्त सेलेक्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला ठीक है, आपको हम ये सजेस्ट, फीडबैक ये था, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि टेक्निकली तो हमारे पास आपके लिए कोई फीडबैक नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप इसको बिजनेस मॉडलिंग की तरफ और आपकी रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगी इसके बारे में सोचें। बस ये हमें फीडबैक मिला। उसके बाद हमने कहा ये सब क्या होता है, फिर हमने बैठ के इस पर पूरी, मतलब एज एन ये चीज़ थी जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, और ये अभी भी हमारी ये साइड थोड़ी वीक है क्योंकि जाहिर है हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है सबका, तो ना हमें सेल्स की कोई समझ थी, ना बिजनेस साइड की, ना मार्केटिंग साइड की, कि किस तरह से इसको, मतलब हमने क्या किया, हमने FIP ग्रुप बनाया जिस तरह सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होता है कि भाई काम करते रहो और हो गया। भाई हमारे प्रोफेसर्स को, हमारी जूरी को हमसे कभी कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो क्या देखते हो, टेक साइड देखते हैं, टेक साइड हमारी हमेशा टॉप नॉच थी। लेकिन जब आप स्टार्टअप पे आते हो तो प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो इफ इट्स नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू या इफ इट इज नॉट बिजनेस फीजिबल तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू गो वेरी फर्दर। तो ये स्ट्रगल हमने काफ़ी लंबा देखा है, क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और हम कोशिश भी करते थे तो थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ लिया, अच्छा ठीक है ऐसे कैनवस बन अच्छा, उस वक्त चैट GPT भी नहीं था आई गेस। चैट GPT था, लेकिन उस वक्त ये था कि हमारा खुद इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं मतलब आपको पता होना चाहिए डिफरेंट चीज़ें कि जो है भाई प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट की वो होती है ब्रांडिंग किस तरह से होती है, क्या आपको मतलब चीज़ है वो बिल्कुल एक अलग डोमेन है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। खैर हमने जैसे तैसे थोड़ा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे, लेकिन हम जब भी किसी भी जगह पिच करते थे और हम जो टफ पार्ट होता था ना वो हमारा प्रोडक्ट नहीं होता था, वो हमेशा हमारा बिजनेस और हमारा ये साइड होती थी कि मार्केटिंग या सेल्स, या वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपका पूरी जो आप जनरेट कर रहे हैं पैसे या जो भी है आपका एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है। अब इस सब का हमें आइडिया ही नहीं, या B2B है, B2C है, क्या है। अब ये सारे मॉडल्स सुने हुए थे लेकिन हमें पता ही नहीं था कि क्या है, हम किस तरह से लेके चलेंगे, हमारी क्या अप्रोच होगी, तो या रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है आपका, ये सब हमें पता नहीं था। तो हमने इसको बहुत स्लोली बैठ के, अच्छा फिर कॉस्टिंग निकालो। अब जब हमने कॉस्टिंग निकालने बैठे कि भाई हमें सेंसर्स चाहिए, हमें कैमरा चाहिए, तो वो तो कॉस्टिंग इतनी बड़ी निकल आई कि वो तो फार्मर क्या कोई बड़ी कंपनी भी बोलेगी कि भाई इतना एक्सपेंसिव आपका सोल्यूशन, इससे बेहतर तो हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो उस वक्त भी हमें समझ नहीं आया कि अब हम इसको कट डाउन कैसे करें, इसमें से कौन सी ऐसी, क्योंकि हमें भाई सेंसर्स तो बहुत ज़रूरी हैं, और आपको अगर अपनी फील्ड की सारी जगह पे कैप्चर करना है, आपको सारी फील्ड कवर करनी है, तो आपको कैमराज और ड्रोन्स भी चाहिए, तो अच्छा स्मार्टफोन भी चाहिए। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम कैसे कम करें, तो फिर उसके लिए हमने बैठ के पूरा जो है कुछ लोगों से मशवरे लिए जो ऑलरेडी फील्ड में थे, हमने बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स से जाके ना मीटिंग की, उनसे हमने उनकी एडवाइस ली कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसके बाद जाके हमने उसको डिसाइड किया कि हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाएंगे, कस्टमाइज सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ताकि वो चीज़ बजट में भी आ जाए और वो चीज़ इजीली इम्प्लीमेंट भी हो सके। तो ये बहुत सारे हैसल्स से गुजरे हम। अच्छा, आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी, वो था आइडिया, नेशनल आइडिया बैंक कंपटीशन।
तो वो ज़रा आप बताएं वो क्या कंपटीशन था, या किसी को अभी अप्लाई करना हो तो वो क्या करे? तो बेसिकली बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हम अप्लाई करते थे, जैसे मैंने बताया। अच्छा, इससे क्या होता है, ये मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी जो लोग स्टार्टअप की तरफ नहीं भी जा रहे, कि आप एक दफ़ा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करो। इसमें क्या होता है, एक तो आपको एक्सपोजर मिलता है, फिर जब आप पिच करते हो ना, तो आपको एक बिल्कुल अलग किस्म का, आपको एक तो क्रिटिसिज्म से डील करना आता है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके आइडिया पे ऑब्जेक्शंस लगाएंगे कि ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा। कुछ लोग होंगे जो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो हर दफ़ा एक डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो अपनी लर्निंग के लिए भी, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अब उसी तरह से कॉम्पिटिशन है नेशनल आइडिया बैंक। ये एक प्राइम मिनिस्टर, जिसे प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव्स होते हैं, ये एक प्रेसिडेंट इनिशिएटिव था जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टार्ट किया था। इसके 3 या 4 कोहॉर्ट्स हुए थे। तो इसके अंदर क्या होता था, कोई भी इनोवेटिव आइडिया है आपका, ठीक है, कोई भी ऐसा आइडिया जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान के टैक्स से रिलेटेड था या फिर किसी भी कोई भी बिजनेस मॉडल? नहीं, एनीथिंग, इट डजंट हैव टू बी टेक, एनी बिजनेस, ठीक है, एनी आइडिया व्हिच यू वांट, व्हिच इन द एंड पाकिस्तान के लिए बेनिफिट के लिए हो। और वो जरूरी थोड़ी है कि वो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, एग्जैक्टली, लाइक कोई भी फील्ड हो, बट एज लॉन्ग एज इट्स अ बिजनेस, ठीक है, जो, क्योंकि इन द एंड कोई भी बिजनेस तो पाकिस्तान का फायदा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कोई भी बिजनेस आइडिया हो, उसके लिए ये कंपटीशन होता है। इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। पहले सिटी लेवल होता है, मतलब पहले आप अप्लाई करते हो, उनका पूरी वेबसाइट पर एक फॉर्म होता है, पूरा प्रोसीजर होता है। अभी भी वो कंटिन्यू है? आई थिंक जब से डॉक्टर आरिफ अलवी की प्रेसिडेंसी खत्म हुई, उसके बाद से आई डोंट थिंक वो हो रहा है, लेकिन शायद रिवाइव हो जाए, क्योंकि इस तरह की नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो हम 3rd कोहॉर्ट में थे, जो 2023-2024 वाला टाइम था। अब उसके अंदर सबसे पहले हमने फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन पूरी उसमें थी, अपनी सारी डिटेल्स बतानी थी, सारे क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें ये था कि अभी FYP स्टार्ट हुए 3-4 महीने हो चुके थे, तो हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, तो हमें अच्छा खासा अंदाजा था कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अपना पूरा वेकेशंस जून जुलाई भी सिटी कैंपस में जो है काम करते हुए गुजारी है। मतलब जो लास्ट आपका जो वो था समर ब्रेक, एग्जैक्टली, उसमें हम आधा टाइम सिटी कैंपस में होते थे और हम बैठे हुए कोई ना, उसकी वजह से हमारी रिसर्च पब्लिकेशन हो गई। IEEE के अंदर वी हैड अ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन बहरीन, जस्ट बिकॉज हम काम कर रहे होते थे सर के साथ बैठे हुए। तो हमने कहा चलो ठीक है, सर ने कहा कि जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, लेट्स राइट रिसर्च पेपर्स ऑन इट। तो हमने ऐसे ही विदाउट एनी वेरी सीरियस इंटेंशन, कुछ ऐसा नहीं था, बस हमने ठीक है काम कर ही रहे हैं, अपने FYP का काम चल रहा है, तो हमने एक रिसर्च पेपर लिखा। तो हमजा, मैं, अनस, हम तीनों वैसे ही बैठे रहते थे हर वक्त सर के साथ। हमने अपना पूरा रिसर्च पेपर लिखा। जो हमारे मास्टर्स वाले थे उन्होंने भी हमें इसमें हेल्प की, सर की पूरे वक्त सुपरविजन थी। पूरा एक पेपर हो गया, सबमिट भी हो गया, पब्लिश भी हो गया। तो ये सब भी हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसी तरह से हमने NIB की एप्लीकेशन फिल आउट कर दी। अब एप्लीकेशन फिल आउट हो गई। अच्छा, वो हमने अप्लाई भी इस तरह से किया था कि आइडिएशन और प्रोटोटाइप फेज तक ही हुआ है हमारा, क्योंकि हम ज़ाहिर इस वक्त हाफ वे थ्रू थे अपने FYP के। तो हमने अप्लाई किया। अब पहले हमने सारी एप्लीकेशंस फिल कर दी, उसके बाद हमें पहली ईमेल आई कि भाई यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिटी लेवल राउंड्स और आपकी ऑनलाइन पिचिंग होगी ऑन सो एंड सो डेट एंड एवरीथिंग परफेक्ट। अब हमारे पास डेट आ गई सिटी लेवल की। अब सिटी लेवल वाली थी दिसंबर के टाइम पे। दिसंबर में हो रहे होते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स, 7th सेमेस्टर के फाइनल्स हैं। अब तो अगले दिन हो रहे हैं अभी। हाँ, अब ये तो खैर ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन है, सही। ये वाले इनिशियल आपको थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। जी एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, अच्छा सारी पिचिंग मैं करती थी। लाइक हमारी टीम की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी थी कि हम लोग बहुत अच्छे से, हमने बहुत कोलैबोरेटिवली काम किया, लेकिन पिचिंग वगैरह का काम मेरा होता था। सही। अब क्या हुआ, जब हम पिच करने आए हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन में सब होते थे, लाइक सब मीटिंग ज्वाइन ज़रूर करते थे। अब सुबह, अभी शाम में हमें पिचिंग करनी ऑनलाइन, और सुबह कल NLP हमारे इलेक्टिव कोर्स था, उसका फाइनल एग्जाम है। ठीक है, जब स्टार्ट होंगे फाइनल्स आपके, पहला था वो, मतलब ये बीच में आया, वीकेंड था, ठीक है। और अब जैसे आज संडे है, आज मुझे पिच करना है और कल मेरा NLP का एग्जाम है, ठीक है, मेरा भी और जो मेरे साथ दोनों मेरे क्लासमेट्स हैं उनका भी है। अब हम लोग जो है, अब वो ना ऐसे सिचुएशन में जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि एक तरफ मैं सारे अपने NLP की सारी चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ कि यू नो, क्योंकि कैलकुलेशंस भी हैं उसमें, थ्योरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे मुझे पिच भी करना है, यू नो, बिकॉज दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और क्लैश है, ठीक है। अब क्या हुआ, खैर मैंने कहा ठीक है सही, मैंने 1 घंटे के लिए बुक्स को साइड पर रखा, एज लाइक ओके टाइम टू जस्ट फोकस ऑन द पिच।
स्लाइड्स को अपडेट किया, बाकी अपने दोनों पार्टनर्स को, हमजा अनस को फ़ोन किया कि ओके गाइज वी हैव टू पिच, हमारा ये स्लॉट है, ज्वाइन। हमने ज्वाइन कर लिया। अब मेरी क्योंकि स्क्रीन शेयर हुई हुई थी, तो अनस एंड हमजा दे वर देयर इन द कॉल, बट मेरी स्क्रीन शेयर हुई थी, तो मैं जो हमारी जूरी थी उनकी शक्लें, उनके रिएक्शन मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हुई, मैं पिच कर रही हूँ। मीटिंग में कौन कौन था? मीटिंग में उनका पूरा पैनल था, जो NIB का जजेस का पैनल था, एक मॉडरेटर थी NIB की, और उसके अलावा मैं, हमजा और अनस, हम तीनों उस वक्त थे। अब मैंने क्योंकि पिच करना था तो मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, तो उसके बाद मुझे, मैं कुछ और नहीं देख सकती, और ना मैं ये देख सकती हूँ कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरह का आ रहा है। लेकिन जो बाकी दोनों मेरे पार्टनर्स थे, दे ऑब्वियसली कुड सी एवरीथिंग। तो मैंने पिच किया, हमारे पास ऐसी कोई 7 मिनट्स टू पिच थे और 4-5 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस थे। सही। तो मैंने पिच किया पूरा, मैंने कि हमारा ये मॉड्यूल है। अच्छा, हमने डेटा सेट भी खुद कलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। एक सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पे जो नियरेस्ट कॉटन फील्ड है, हमने वहाँ जाके खुद से सारा डेटा कलेक्शन की। आप लोग गए थे वहाँ पे? मैं नहीं गई थी, लेकिन जो मेरे बाकी टीम मेंबर्स थे, ये लोग खुद गए थे, खुद डेटा कलेक्ट करके आए थे। तो हमारे पास, हमने सारा वो दिखाया NIB वालों को कि भाई हमने डेटा सेट कलेक्शन की, फिर हमने पहला ये वाला फेस पूरा किया, फिर हमने, अच्छा AI वाइज तो हम बहुत ज़्यादा साउंड थे कि हमने ये वाले, हमने योलो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हमने विजन ट्रांसफॉर्मर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हमने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फुल जैसे एक टेक स्टूडेंट होता है ना, कि अपने सारा सब बता दें, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो हमने सब कुछ बता दिया कि हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। उनको आइडिया था ये सब चीज़ों का, टेक साइड? अच्छा, इसमें हमें बेनिफिट हुआ थोड़ा सा, क्योंकि AI उस वक्त बहुत ज़्यादा बिल्कुल बज़वर्ड था उस वक्त, बिल्कुल हाइप्ड अप। तो वो जो हमारा उस वक्त का पैनल था, मैंने तो खैर पिच कर दिया, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमने आंसर दे दिया, राउंड वो वाला हमारा पिच ख़त्म हो गई। जो मेरे बाकी पार्टनर्स थे, बाद में उन्होंने बताया कि भाई इतना इम्प्रेस हो रहे थे वो लोग, क्योंकि ज़ाहिर है एक टेक का एक ऐसा आइडिया है कि उनको, हमने पिक्चर्स वगैरह डाली हुई अपने डेक में, तो वो नज़र आ रहा है कि अच्छा ये डेटा सेट कलेक्शन हुई हुई है, अच्छा ये इस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा इतनी एक्यूरेसी आ रही है, लोगों ने ये काम किया हुआ है। तो जब उन्होंने, अब वो उनको ज़ाहिर टेक्निकल नॉलेज इतनी डेप्थ नहीं थी, लेकिन सुनने में तो इंटरेस्टिंग था, अच्छा लग रहा था। तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा जो इम्प्रेस हुए थे। सिटी लेवल तो हमारा बहुत अच्छा क्वालिफाई हो गया। अब बारी है प्रोविंशियल, वहाँ क्वालिफाई हो गया, ठीक है। हम सिटी क्लियर हो गए, अब हम प्रोविंशियल्स के लिए सिलेक्ट हो गए। अब प्रोविंशियल लेवल पे बात आई। अब प्रोविंशियल लेवल की जो पिचिंग करनी थी हमने, वो अब क्योंकि ज़ाहिर है ये विद टाइम चलता जा रहा है, अब हमारा 8th सेमेस्टर शुरू हो चुका है, और इलेक्टिव सी क्लासेस सैटरडे को होती हैं सिटी कैंपस में। अच्छा, ये नॉर्मली वीकेंड्स पे ही पिचेस रखते थे, क्योंकि ज़ाहिर हम तो स्टूडेंट्स थे, लेकिन बाकी सब जो बिजनेसेस हैं सारे, वो तो एग्जैक्टली। तो उन्होंने हमारा इस तरह से सेट किया कि भाई आप लोग आएंगे और आप लोग ऑनलाइन पिच करेंगे। अब सैटरडे को हमारी इलेक्टिव की क्लास, और वो होती भी 3 घंटे की है। अब हमने कहा उसी बीच में हमारा आधे घंटे का पिचिंग का स्लॉट है, किस तरह मैनेज करें, क्या करें। अब क्लास भी नहीं मिस कर सकते आप, सही है, और अब आपको ये सारा काम भी करना है। हमने क्या किया, जो हमारे उस वक्त के ML Ops के जो टीचर थे, हमने उनको बताया सर ऐसे ऐसे हमारा पूरा एक कंपटीशन है और हम इस तरह सेलेक्ट हुए हैं, बस उसका एक और राउंड है, तो हमें आपकी क्लास से थोड़ी सी परमिशन चाहिए कि हम उठ के जाएं, अपनी पिच करें और हम वापस क्लास में आ जाएंगे। ओके, तो हमने उनसे जाएंगे और तो हमने उनसे परमिशन दी। तो जब हमने पहले से उनसे परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमने, अच्छा, अब आप जब घर से बैठ के दे रहे होते हो पिच, प्रिपेयर्ड माइंड से तो वो अलग होता है, डिफरेंट। जब आप इतने क्योटिक उससे क्लास से उठ के जा रहे हो। अच्छा, उसके बाद अब सिटी कैंपस इज कंपैरेटिवली स्मॉल, बिल्कुल। हम उसके बाद ऊपर जो है डॉक्टर फरूक का जो ऑफिस था, हम उसके अंदर गए हैं। उनके ऑफिस रूम में हमने 3, क्योंकि ज़ाहिर है उन दोनों ने भी अपने लैपटॉप से ज्वाइन करना था, हमने 3 लैपटॉप्स बस उनकी डेस्क पे रखे हैं, और हमने बस उस ऑफिस रूम के अंदर हमने कहा बस पिच करनी है। अच्छा, उस वक्त आई थिंक इट वाज ईजियर जब हमने, ये प्रोविंस लेवल है। अब ज़्यादा हम लोग को ना एंजाइटी लेवल हाई, क्योंकि एक रिलैक्सेशन नहीं थी हमारे पास, हम इतने ज़्यादा जो थे वो हुए थे ना, भाग दौड़ चल रही है, एकदम से क्लासरूम से निकल के जल्दी से ऑफिस में गए, सारा सेटअप किया, फिर हमने ज्वाइन किया। अब उसके अंदर क्या हुआ कि अगेन मुझे स्क्रीन शेयर करनी थी, लेकिन अभी ये था कि रादर देन बीइंग एट देयर ओन होम्स, अभी हमजा और अनस बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं अपने लैपटॉप्स पे। अच्छा, अब ये भी कन्फ्यूजन कि मैं कुछ बोलूँगी तो जो मैं बोलूँगी वो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन उन दोनों के पीसी से भी आवाज़ आएगी, तो उस सबको म्यूट करना, मतलब हमें ये सारी चीज़ें उस वक्त वैसे कोई मुश्किल नहीं है काम, लेकिन जब आपके पास 10 मिनट और आप पैनिक कर रहे हो ना, तो हर चीज़ बहुत क्योटिक हो जाती है। तो हम उस सारी सिचुएशन में थे। आई वाज लाइक ओके बस वी स्टार्टिंग नाउ। फिर हमने स्टार्ट किया, पिच किया, उसके अंदर थोड़ा सा हमने 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे हुई, लेकिन कभी भी आपकी पिच बिल्कुल परफेक्ट नहीं जाएगी, सही, तो कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन खैर अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। तो अच्छा, अब मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कैसे हुआ, तो मैं हमेशा
जो है ना अनस और हमजा से पूछती थी कि तुम लोग बताओ कि हाउ वाज इट ना, व्हाट डू यू रैंक इट एज। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, हमने कहा ठीक है सही है, अच्छा रहा, ओके गुड, इंशाल्लाह इट विल गो वेल। उसके बाद हमने डॉक्टर फ़ारूक को अपडेट किया कि ऐसा ऐसा था एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद आ गए उसके रिजल्ट्स। हम थे प्रोविंशियल विनर, हम अच्छा। हाँ ऑल ओवर सिंध हम टॉप 5 आइडियाज़ में सेलेक्ट हुए। ओके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने कहा भाई दिस इज़ लाइक ह्यूज, वी मेकिंग प्रोग्रेस। और मतलब अभी तो हमारा FYP ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी तो आधा रहता है और हम अभी तक लाइक हम तब से हमारी मोटिवेशन और इसके ऊपर लाइक जो सिर्फ इनिशियली एक प्रोजेक्ट होना था, अब वो हो रहा था नहीं यार दिस हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, इट इज़ यू नो टेकिंग अस अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ऑटोमेटिकली और पैशन सीरियस भी हो रहे थे और पैशन भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और फिर जब आपके पास एक सपोर्टिव टीम हो ना, तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्या हुआ कि हमने अच्छा उसके बाद हम आपकी ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में और कोई होगा भी नहीं कॉम्पिटिटर आपका, बिल्कुल नहीं, यूनिक बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन वो सारे वो हैं जो कंपनीज हैं जो 3-4 साल से या उससे ज़्यादा टाइम से रनिंग प्रॉपर। हम तो एक स्टूडेंट आइडिया है, मतलब एक आप FYP को एक रनिंग कंपनी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम एक छोटा सा ग्रुप है, हमने एक प्रोजेक्ट की तरह किया है। तो और हम एक प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट में भी एक पूरी अलग जर्नी थी जो लगी, मतलब इट्स वेरी इजी टू से देन टू यू नो इम्प्लीमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ, अच्छा फिर हमारी ग्रेड ट्रिप थी, तो हम लोगों ने परमिशन ली कि भाई हम लोग को प्लीज़ जाना है एंड एवरीथिंग, मतलब अपने सुपरवाइजर से। तो उन्होंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा सारा काम लाइंड अप था ना, तो हमने वो सारे जो काम कमिट किए थे वो हमने सारे काम कर लिए और फिर हम लोग गए। अच्छा उसके अंदर उसकी अवार्ड सेरेमनी थी। तो हमने फिर नॉमिनेट किया अपने प्रोफेसर को और जो हमारे मास्टर्स वाले जो हमारी टीम मेंबर थे उनको नॉमिनेट किया कि आप लोग जाएं हमारे लिए अवार्ड कलेक्ट करें, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त यूनिवर्सिटी ट्रिप पे थे। अच्छा यूनिवर्सिटी ट्रिप पे जो दिसंबर के बाद, हाँ जो जनवरी में ट्रिप होती है, हम उस वाली ट्रिप पे थे। तो हम वहाँ से वापस आए हैं, वहाँ से वापस आए तो हम प्रोविंशियल विनर्स तो थे। अब हमारा उसके बाद ईमेल आई कि अब आप फाइनल नेशनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। जब नेशनल एग्जैक्टली जब हम वापस आ गए ना, हम जनवरी में ट्रिप से वापस आए और जैसे ही हम वापस आए 1-2 दिन बाद ही ईमेल आ गई कि आप जो है अब फाइनल राउंड नेशनल लेवल के लिए आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वो एक अलग खुशी थी, क्योंकि ना एकदम से हमने कहा कि हमने सोचा ही नहीं था, हमने ये भी नहीं सोचा था कि शायद हम प्रोविंशियल विनर्स तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि जाहिर है आप कम्पीट कर रहे हो पाकिस्तान के सारे उन कंपनी से जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज हैं या कुछ आगे पहुंच चुके हैं। हम तो अभी कुछ भी नहीं है, लाइक यू नो वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने अब नेशनल लेवल था प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद, तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा हमारे प्रॉपर इनवाइट बन के आया, पूरा लेटर बन के आया कि आप प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद ऐवान सदर के अंदर इनवाइटेड हैं फॉर नेशनल आइडिया बैंक 3 का फाइनल एंड एवरीथिंग। वो जब हमने देखा था तो वो तो एक अजीब सा यू नो लाइक एक बहुत खुशी, एक बहुत ज़्यादा लाइक यू नो एक वैलिडेशन थी कि हमें इतनी सक्सेस मिल रही है। तो लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि ज़ाहिर है हम अब बहुत ऊपर वाले कंपटीशन पे आ गए। तो कितने लोग सेलेक्ट हुए थे उस राउंड के लिए? उसके लिए आई थिंक हर प्रोविंस के टॉप 10 सेलेक्ट हुए थे। ओके सही। तो हम टॉप 5 में तो थे, लेकिन लाइक टॉप 10 फ्रॉम एवरी प्रोविंस, तो ये अच्छा खासा कंपटीशन है। और अब ये वो हैं जो सारे राउंड्स क्लियर करके आए, तो दीज आर द टॉप वंस नाउ। अच्छा। तो अब हम लोग जो है अच्छा उसके अंदर क्या हुआ, सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है, फिर ज़ाहिर है आप जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस, तो हमारी सारी CNIC डिटेल सारी चीज़ें हमसे पहले से ले ली गई, क्योंकि अच्छा हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे, हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं आई थी, मतलब हमने क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको सिर्फ 1 दिन पहले पता चलेगा, और 1 दिन पहले थोड़ी आप पहुंचोगे, क्योंकि आपने अपने सारा मटेरियल वगैरह सब कुछ लेके जाना है। तो ये 3 दिन का था बेसिकली, जो हमें एक फाइनल डे था और 2 दिन थे जिसमें हमें वहाँ के राउंड्स पूरे करने थे। तो उसके अंदर फास्ट ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा। फास्ट, क्योंकि ये फास्ट का ही प्रोजेक्ट था, लाइक एग्रोटेक विजन वुड नॉट बी हियर इफ इट वाज नॉट फास्ट। मतलब फास्ट की हमें बहुत सपोर्ट मिली है थ्रू आउट। फास्ट का नाम यूज हुआ है ना, हम अभी भी फास्ट का मतलब अभी भी जहाँ पे भी हम एग्रोटेक विजन के बारे में बात करते हैं, हम ये बताते हैं वी आर एसोसिएटेड बाय फास्ट, वी वर बोर्न इन फास्ट, वी आर स्टिल एसोसिएटेड विद फास्ट। क्योंकि उसके अंदर ये हुआ कि जो हम जब NIB जाना था हमें, तो फास्ट के थ्रू हमें हमारा जो एक्सपेंसेस थे, ट्रैवल एक्सपेंसेस वो फास्ट ने कवर कर दिए। फास्ट ने कवर किए हाँ, मतलब हमने पर्सनली वो चीज़ नहीं की थी, हमें फास्ट से बजट एलोकेट हुआ था, हमने फास्ट से जो है परमिशन ली सबसे, डायरेक्टर्स वगैरह से कि ये हमने अपना पूरा वो दिखाया कि इनवाइट आया हुआ है, ये सब हमने लिया। फिर हमने ट्रेन, अच्छा इतना शॉर्ट नोटिस पे हुआ कि हमने अर्जेंटली बस ट्रेन बुक की,
ठीक है, और हम लोग डॉक्टर फ़ारूक के साथ, मैं, हमजा, अनस, हम लोग निकल गए इस्लामाबाद के लिए। आप 4 लोग गए? हम 4 लोग गए, और जो हमारे मास्टर्स वाले थे ही जॉइंट अस अ डे लेट। सही। तो हम पहुंच गए इस्लामाबाद पहुंचे। फिर एक दिन उन्होंने अपने NU टेक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे इनका एक राउंड था, वहाँ बुलाया। वहाँ पे सारे उस रूम में जिसमें सारे फाइनलिस्ट थे, वहाँ जाके हमने पिच किया अपना, पिच नहीं किया, उसमें डिस्कस किया कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ कि लोग किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं और कितने अच्छा, उस वक्त पहला आई ओपनर था कि ये सब तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हम तो अभी प्रोजेक्ट हैं, अभी तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे अलावा हार्डली 2-3 और थे जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स थे। उसमें से एक आखान का ग्रुप था और एक जो था वो डाउ मेडिकल का ग्रुप था। सही। ये 2 ग्रुप्स थे जो मेडिकल रिलेटेड। हाँ, लेकिन ये लोग भी टेक्नोलॉजी साइड पे थे और एक टेक्नोलॉजी का नहीं था, लेकिन प्रॉपर स्टार्टअप की तरफ थे वो लोग। तो टोटल हम 3 थे जो स्टूडेंट टाइप प्रोजेक्ट्स थे, और बाकी सब प्रॉपर कंपनीज हैं, मतलब रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वर्किंग सिंस 2-3 इयर्स और इवन मोर टाइम। कुछ तो 8-8 साल पुरानी कंपनीज थी, मतलब तो कंपटीशन जो था ना वो काफी ज्यादा था। और हम लोग ये कह रहे थे हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, यू नो, लाइक वी आर सो न्यू राइट नाउ। लेकिन ये कि हम बिकॉज वही थे बहुत ज़्यादा पैशनेट, डिटर्मिन्ड थे, हमने पिच किया। हमारा फिर वो एक दिन रिकॉर्डिंग होनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारे नेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर होगी। तो रिकॉर्डिंग हुई हमारी कि व्हाट वी डू, कैसा सिस्टम है, क्या है। फिर उसके बाद एक दिन था रिहर्सल डे। उस दिन हम प्रेसिडेंट हाउस गए, वहाँ पे जाके हमने अपना सारा सामान जमा करवाया। एक हमें लैपटॉप, क्योंकि हम अपने साथ ऑन डे कुछ कैरी नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो हम एक दिन पहले गए थे, हमने अपना सारा स्टैंडी, हमारे ब्रोशर्स, हमने विजिटिंग कार्ड्स बनाए पहली दफ़ा अपने। तो लाइक ज़ाहिर है वो बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि आपके नाम के साथ सबका को-फाउंडर लिखा हुआ। तो मतलब हमारे लिए बहुत अनरियल सी फीलिंग थी, क्योंकि अब हमने सब कुछ बहुत न्यू था कि हमने ब्रोशर्स डिज़ाइन किए हैं, उस पर हमारे नाम आए हुए हैं, फिर सबके विजिटिंग कार्ड्स बनाए हमने। अच्छा, वो भी क्योंकि हमारे पास कोई अब UI UX डिज़ाइनर या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर तो है नहीं, उसमें भी बैठ के मैंने कैनवा पे कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर हम लोग बिल्कुल ही जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, सब कुछ खुद कर रहे होते हैं, हम वही कर रहे थे, सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो विजिटिंग कार्ड्स बन गए, हमने जाके सारा सामान वहाँ पे डिस्प्ले पे अपना एक वहाँ पे टेबल्स आपको लेनी थी और उस पर सेट कर देना था, ताकि अगले दिन आपसे सेरेमनी के लिए हमने पूरा एक स्टॉल लगाया। उसके अंदर हमने अपने स्टैंडी, अपने ब्रोशर्स, हमारा लैपटॉप, सब कुछ वहाँ सेट किया। तो उस दिन जब हम प्रेसिडेंट हाउस गए ना, तो हम लोग को मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था कि पहली दफ़ा हम आए हैं और हम पूरा अंदर से पूरा देख रहे हैं कि क्या है, कैसा है, सारा सेटअप कर रहे हैं पूरा। हमने जिस हॉल में इवेंट होना था, हम हर तरफ देख रहे हैं, मतलब फ़ोन्स वगैरह तो हमारे पे ज़ाहिर है अलाउड नहीं थे। बहुत अनरियल। और हम लोग सिर्फ कि हम यहाँ पहुँच गए, यू नो, जस्ट थ्रू आवर FYP। उसके बाद अगले दिन वो सेरेमनी थी, तो उसके अंदर जो है वो आरिफ अलवी साहब का पूरा एड्रेस हुआ, फिर उन्होंने सबको रिकॉग्नाइज़ किया, फिर हमें सबको सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड मिले। तो हम नेशनल लेवल पे रनर्स अप हुए। तो वो एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल पे आप रनर्स अप रहे, क्योंकि उनकी एक विनर्स की कैटेगरी थी और फिर एक रनर्स अप की कैटेगरी थी। तो हम रनर्स अप में, तो ये कैटेगरी थी ऑब्वियसली, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल, लेकिन उससे भी रिकग्निशन बहुत मिली। लाइक आप एक नेशनल उस पर, और उन स्टार्टअप्स के साथ, उन कंपनीज के साथ जो फुल फ्लेज रनिंग कंपनीज हैं, और यहाँ पे हम अभी एक बिल्कुल स्टूडेंट प्रोजेक्ट है जो प्रोटोटाइपिंग MVP तक पहुँचा है, और उसके बेसिस पे हम यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल। पर वहाँ पे भी हम काफ़ी ऐसे लोगों से कनेक्ट हुए जो यू नो, क्योंकि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, नेशनल लेवल के बहुत सारी एंटिटीज़ के लोग वहाँ आते हैं, तो आप अपने कार्ड्स एक्सचेंज करते हो, आपके स्टार्टअप के बारे में उनको पता चलता है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपोजर था जब मैं वहाँ मिला था। आपके कनेक्शंस बने, पर्सनल कनेक्शंस बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि आप इतने लोगों से मिल रहे हो, आप दूसरे स्टार्टअप वालों से मिल रहे हो, उनके आइडियाज़, उनका जर्नी, आपका अपना जर्नी। और अभी तक हम सिर्फ जो इवेंट्स वगैरह में जाते थे, हम सिर्फ कराची की एक लिमिटेड सर्कल तक थे। अब हम जब गए तो यहाँ पे लोग जो हैं ऐसे छोटे छोटे एरिया से भी आए, यू नो, जहाँ पे लाइक उनका इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी था कि दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम सच अ स्मॉल टाउन विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, और किस तरह से वो ग्रो किए। और फिर हमारी जर्नी जब हम बताते थे कि हम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमें देख के होता था कि इतने छोटा सा लाइक यू नो, लाइक दे आर सो यंग, तो लाइक यू नो व्हाट दे आर डूइंग एंड एवरीथिंग। तो वो एक बड़ा इंस्पायरिंग जर्नी होता था। हम फास्ट इस्लामाबाद गए, हमने फास्ट इस्लामाबाद देखा। अच्छा। हाँ, तो वो हमारा, उसके अलावा हमने क्योंकि हम इस्लामाबाद में ही स्टे कर रहे थे, फिर हम मुनाल गए अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ये कितने दिन का ट्रिप था ओवरऑल? 3 to 4 days। 3 to 4 days। हाँ, और ये हम अपने सेमेस्टर के दौरान गए, तो सारी टीचर्स को ईमेल की। 8th सेमेस्टर आई थिंक, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है,
और हमने अपनी टीचर्स को ईमेल की कि भाई हमारा ये है प्लीज़, क्योंकि अटेंडेंस यू नो हाउ फास्ट इज अटेंडेंस, तो हमने ईमेल कर दी कि प्लीज़ कंसिडर, क्योंकि हम फास्ट को ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, लाइक दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए उस वजह से हमें उस हिसाब से लेवरेज मिल गया था। और जब हम वापस आए, जब हम अपने कैंपस आए, तो उसके अंदर जब हमने सारे डायरेक्टर्स और सबको बताया, तो वो एक बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस था कि यू नो कि किस तरह से वो लोग दे वर लिसनिंग टू आवर एक्सपीरियंस, अप्रिशिएट कर रहे थे। तो वो सब मतलब आई थिंक फास्ट से पहले इस तरह कोई गया नहीं होगा। हाँ, ये था कि फर्स्ट टाइम था। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर वाला इनोवेशन का था, उसके अंदर डॉक्टर फारूक का हमसे सीनियर वाला ग्रुप गया था। अच्छा। लेकिन वो स्टार्टअप की तरफ नहीं गए, वो बस आइडिया उनका FYP तक ही रहा था। आप सबसे आगे तक गए अभी हम लोग को, हाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव, लाइक हमने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जून में हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो राइट आफ्टर me, Hamza, Anas, all of us were employed. We were working as AI engineers in different companies. सही। ठीक है, तो उस वक्त we were not sure कि you know एग्रोटेक विजन कहाँ जाएगा, but वो खुद ब खुद ऐसे ग्रो करता गया कि you know all of us are still you know associated with एग्रोटेक विजन. It's like a very important part of us. अभी क्या चीज़ है एग्रोटेक विजन? अभी किस लेवल पे, या फिर अभी आप क्या कर रहे हैं उस पे? अच्छा, अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे हम NIC में इंक्यूबेट हुए हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ हम इस तरह से करते हैं कि जैसे फर्दर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं ना, हम उनको अपनी टीम में इंक्लूड करते हैं, एक्सटेंडेड टीम मेंबर्स, वो अपना FYP भी करते हैं, और हम फर्दर जो एग्रोटेक विजन ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्टेज पे पहुंचे, तो और जो फर्दर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो अपना FYP करते हैं, और यहाँ हम अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते जाते हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद कॉटन, अब वी हैव स्केल्ड टू राइस एंड व्हीट एंड अदर क्रॉप्स एज वेल, ठीक है। अब हमने सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया है जो पहले सेपरेटली होते थे। अब हमारी 2-3 जगह पे डिप्लॉयमेंट भी हुई है, जहाँ पे हमारे सेंसर्स डिप्लॉय हुए, रियल टाइम डेटा भी आ रहा है, वहाँ हमारा सोल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वी आर स्टिल वर्किंग, बिकॉज अभी भी इट इज़ वेरी न्यू। बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो 1 साल हो चुका है, इट्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उस 1 साल में बहुत सारी चीज़ें थी विच वी हैव यू नो वी हैव बीन ग्रोइंग इन, लाइक बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स थे, तो वो स्लो चलता चला जा रहा है ये। अच्छा, अभी एंडिंग करेंगे पॉडकास्ट के, लेकिन 2 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि FYP का ग्रुप कैसे सेलेक्ट करें, किन लोगों को रखना चाहिए, और यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं आपके पास, तो किस आइडिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर आप क्या उनको मशवरा देंगे जो अभी FYP स्टार्ट करेंगे? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ग्रुप बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा ग्रुप होना, क्योंकि आपका आइडिया बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपके ग्रुप मेंबर्स जो हैं आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अगर आप लोग सेम विजन लेके नहीं चल रहे, तो वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। इस तरह और भी मेरे सामने अपने 3-4 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आइडिया बहुत अच्छा था, FYP बहुत अच्छा था, ईजीली स्केलेबल था, लेकिन इंटरनली ग्रुप में कुछ लड़ाई हो गई, या एक बंदा आगे लेके जाना चाह रहा है, 2 बंदे नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, या एक बंदे को सिर्फ FYP लेवल तक रखना था कि यू नो मेरी डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, आई एम डन, आई डोंट वांट टू गो अहेड, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाया था। क्या ज़रूरी है फ्रेंड्स के साथ बनाना, या फिर उन लोगों के साथ जो कि अच्छा, आपके विजन से मैच करते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपका विजन अलाइन होगा, ठीक है, और आप कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि आप फिर तफरीह करेंगे, आप सीरियस नहीं हैं। बिल्कुल। अगर आपका ग्रुप वैसा है तो नहीं, फिर आप ऐसे लोगों के साथ बनाओ जो शेयर्ड विजन हो, सेम तरह से काम करना चाहते हो, पैशनेट हो, उनके साथ ग्रुप बना लो कि सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम करना चाह रहे हैं और पैशनेटली काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि नहीं, मैं किसी और के साथ काम करूँगी तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, या यू नो उसके अंदर एक हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहेगा, जैसे दोस्तों में आप चिल होकर काम कर सकते हो, वो ऐसे नहीं कर सकते। तो ये आपको पहले खुद डिसाइड करना है कि आप किस एनवायरनमेंट में बेस्ट काम करोगे, और आपको इनिशियल लेवल पे डिसाइड कर लो जब आप ग्रुप बना रहे हो कि भाई क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और किस तरह से हम, क्या विजन है हमारा, FYP पे ख़त्म करना है या इसको मतलब मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत लकी थी, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक कभी पहुँचता ही नहीं अगर मेरा ग्रुप अच्छा नहीं होता। लाइक हमजा और अनस के साथ जिस तरह की बॉन्डिंग थी ना मेरी, और जिस तरह से हमारी तीनों की कोलैबोरेशन थी, अगर वो नहीं होती, अगर हमारे इंटरनल कोई इश्यूज होते, तो ये FYP बिल्कुल ना FYP सक्सेसफुल होता, ना हम जो है स्टार्टअप की तरफ जाते। क्योंकि इसमें यह था कि ग्रुप लीडर मैं थी, लेकिन मैं आई नेवर यूज्ड टू बॉस अराउंड, ठीक है, हम क्योंकि हम दोस्तों की तरह थे। हमारा ये था कि एक दफ़ा भी काम डेलीगेट हो गया ना, कभी कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि तुम काम नहीं कर रहे या तुम काम नहीं कर रही,
या मेरे ऊपर सारा वर्क नहीं, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सबसे पूछते थे, आर यू लाइक, क्योंकि मैं लीडर थी तो मैं बोलती थी गुड, आर यू गुड विद दिस, सही है, परफेक्ट। एक दफ़ा जो काम हमने डिस्कस कर लिया वो फिर डन हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई काम डिसाइड किया हो कि ये करेगा, ये करेगा, ये मैं करूँगी, और वो काम ना हुआ हो। एक दफ़ा हमने डिस्कस कर लिया, वो काम मतलब एक टाइम के बाद मुझे ऐसा था, मैं इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी अनस और हमजा पे कि मैंने एक दफ़ा अगर बोल देना कि यार तुम ये देख लेना, तुम ये देख लेना, उसके बाद मुझे उसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दैट विल बी डन। सही। तो इस तरह मतलब हमारी इस तरह की बॉन्डिंग थी, ना हमें कभी काम में कोई मसला आया, ना हमें और किसी चीज़ में इशू। मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, सुनाती थी कि हम एक पेज पे होते थे और कोई इशू है जो हम तीनों को परेशान कर रहा है, बिकॉज कि भाई हमारा हमने एक चीज़ प्लान की थी कि यार ये हम ऐसे करेंगे, वो अप्रोच फेल हो गई। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स कुछ नहीं थी। जितनी प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे, चैलेंजेस तो मतलब ऐसा आया कि हमारा पूरा आइडिया जो हम लेके चल रहे थे वो पूरा ट्विस्ट हो गया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, चेंज। या हमने एक पूरी चीज़ डेवलप कर ली, जब हम टेस्टिंग पे आए तो वो फेल हो गई अप्रोच, अब पूरी चीज़ नई तरह से करो। चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन हमारी आपस का जो लाइक यू नो एक बॉन्ड था, एक वर्क एथिक्स थे हमारे, कि हम बहुत अच्छे कोलैबोरेशन में थे। ना हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क आया, कि होता है ना कुछ लोगों का होता है कि दोस्ती बहुत अच्छी थी, FYP के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हुई कि वो दोस्ती ख़राब हो गई, ऐसा भी हुआ होता है। बिल्कुल हमारा ऐसे था, हमारी दोस्ती और अच्छी हुई, हमारी ग्रुप कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई, और काम रिलेटेड मतलब सक्सेसफुल FYP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम की ट्यूनिंग कैसी है। अगर आप, और ट्रांसपेरेंट रहना ज़रूरी है, अगर आप आपस में ग्रुपिंग लाइक उस 3 लोगों के ग्रुप को भी फर्दर तोड़ दोगे ना कि 2 लोग एक तरफ हो गए, एक बंदा एक तरफ हो गया, तब भी मसला रहेगा। बिल्कुल ऐसा। आपको इस चीज़ को लेके ऐसे चलना है कि हम तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं एंड हम सबको साथ चलना है। अगर आप टीम वर्क के साथ चलोगे तभी FYP सक्सेसफुल होगा। एक बंदा अकेले पूरे शिप को नहीं लेके चल सकता। बिल्कुल ऐसा। लाइक इट हैज़ टू बी अ टीम वर्क। तो यू नीड टू चूज़ वेरी गुड पार्टनर्स, बी वेरी वाइज विद इट। चाहे आप फ्रेंड्स चूज़ करो, चाहे आप बिल्कुल अननोन्स चूज़ करो, जिनके साथ आपको लगता है कि आपका विजन अलाइन हो सकता है, जिनके साथ आपको काम करने में मज़ा आए। ऐसा ना हो कि आप बेजार आ जाओ अपने पार्टनर्स से। तो इट नीड्स टू बी कि ऐसे लोग जिनके साथ आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, जिनके साथ आप रिलैक्स भी कर सको, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप FYP में इतने ड्रेन आउट हो जाओगे कि आप बोलोगे कि यार अगर आपके दोस्त नहीं हो या आपके साथ अच्छे मेंबर्स नहीं हो तो आप बोलोगे मैं कहाँ फंस गई हूँ। बिल्कुल ऐसा। सही है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे पार्टनर्स हो, अच्छे सुपरवाइजर हो। सुपरवाइजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक आई थिंक वी वर ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर फर्रुख विद अस, क्योंकि अगर हमारे पास वो नहीं होता एज अ सुपरवाइज़र तो बहुत जगहों पे हम बहुत पीछे रह जाते। लाइक ही वाज द वन जिन्होंने सही टाइम पे सही हमें गाइडेंस दी, थ्रू आउट हमें मोटिवेट किया। अगर कहीं पे भी जैसे हम कुछ किसी चीज़ में स्ट्रगल करते थे या थोड़ी सी कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन से हमारे ऑपोजिट चली जाती थी, तो ही वाज देयर टू ऑलवेज मोटिवेट अस एंड ऑलवेज पुश अस कि नहीं घबराओ नहीं, यू गाइज विल डू वेरी वेल, डोंट बी स्कैर्ड। लाइक वो एक पुशिंग फोर्स थे कि उनके बगैर भी नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो सुपरवाइजर, योर ग्रुप एंड योर आइडिया ऐसा करो जिस पर पैशनेट हो। ये नहीं कि वो बहुत फेमस है, या अब जैसे हमारे बाद बहुत सारे जूनियर्स एग्रीकल्चर की तरफ आना शुरू हुए थे। अच्छा। ऐसा मतलब आई वाज रीच्ड आउट बाय सो मेनी जूनियर्स कि आप बताएं हम एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं। आई वाज लाइक डू इट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। सही है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स गेटिंग फेमस या वो एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। हमसे पहले भी बहुत सारे सीनियर्स ने एग्रीकल्चर पे काम किया, सारे सक्सेसफुल नहीं। एग्जैक्टली, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप क्या आपकी क्या विजन है, आपको कितना मजा आ रहा है उस काम में। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसका एक अपना जर्नी है जो हर बच्चा खुद तय करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप पैशनेट हो। सो आइडिया शुड बी समथिंग दैट कम्स फ्रॉम यू, दैट यू लाइक। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से FYP आपका बहुत अच्छा हो सकता है और प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट बन सकता है। अभी FYP हम लोग भी कर रहे हैं, तो आप क्या हमें सजेस्ट करेंगी इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट अवर FYP इनटू अ स्टार्टअप आइडिया? तो क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए इनिशियल फेज़ में, या फिर ड्यूरिंग दी FYP, या फिर आफ्टर दी FYP? तो आप इसमें आप क्या गाइड करेंगे हमें? अच्छा, सबसे पहले तो जब भी आप अपना FYP स्टार्ट करें ना, तो आप लोग अपने आइडिया को बी ओपन टू चेंजेस, ठीक है। अगर एक रिजिड
आइडिया लेके चलोगे ना कि भाई ये है, बस हमने x to y यही जाना है, बनाना है, हाँ। बीच में कुछ और चेंजेस नहीं हो सकते या कुछ नई चीज़ हम ला नहीं सकते या कोई अपने अप्रोच चेंज, अगर रिजिडिटी होगी तो फिर मसला हो जाएगा। सही। बी ओपन टू चेंजेस कि अगर ठीक है, अगर ये चीज़ वर्क नहीं करी हम कुछ और कर लेंगे, या अगर ये हमने ऐसे सोचा था ऐसे नहीं हो पा रहा, ठीक है कोई और अप्रोच देख लेते हैं।